एपिसोड नंबर 6। हटो पीछे, तुम अभी तक बाहर हो, अंदर कोई नहीं गया? जमशेद ने जाते ही पूछना शुरू कर दिया। नहीं बॉस, आपने कहा था चारों तरफ से। गधे हो तुम लोग, वो अंदर अकेली है। जमशेद फौरी अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ शीशा पड़ा था। वो डर गया। डॉक्टर बॉस, जमशेद ने इसको पुकारा। भागता हुआ उसके कैबिन में दाखिल हुआ। अंदर आते ही वो थम गया। वो सारे ज़मीन पर ढेर हुए थे। डॉक्टर बॉस, ये क्या? मुझे लगा आप मुश्किल में हो, पर यहाँ तो कहानी उल्टी है। जमशेद ने ब्रेक लगाई। वो उसकी जानिब देखकर थोड़ी नॉर्मल हुई। यू क्या कर रहे हो? कहीं इनके साथ तो नहीं? वफा हाथ में पकड़ा इंजेक्शन लेकर उसकी तरफ आई। अरे मैं तो बचाने आया हूँ आपको, और आप देखें मैं एक शरीफ इंसान हूँ। वो पीछे होता हुआ बोला। अच्छा, इतने शरीफ के पढ़ लिख कर ये सब करते हो? वफा उसकी तरफ कदम बढ़ाकर कहा, और वो उसके बदलते तासुर देख सकती थी। आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं डॉक्टर बॉस, और आपको इसमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है। मुझे लगा ख़तरे में हो आप, इसलिए मैं आ गया। जमशेद ने संजीदा होकर कहा और वापस मुड़ गया। चीख की पुकार पर वो फौरी वापस मुड़ा तो देखा गाजी हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। ओ हीरो, ये देख तेरी डॉक्टरानी मेरे पास है। अब वो बाइक की चाबी दे, वरना ये जाएगी, मार दूंगा इसको। गाजी ने अब चाकू निकाल कर वफा की गर्दन पर रख दिया। खबरदार, इसको छोड़ो, वो कुछ नहीं जानती। नहीं है इस वक्त में, इसको नुकसान मत पहुंचाओ। चाबी यहाँ रख रहा हूँ, इसको छोड़ो और आकर उठा लो। जमशेद ने ज़मीन पर चाबी रख दी और वफा की तरफ चलने लगा, और गाजी चलता इधर आ गया। जमशेद को पता था वो कुछ करेगा, इसलिए इसने जाते हुए चाकू निकाल लिया था। वो क्रॉस होते हुए गाजी को मारा। वो वहाँ ही गिर गया। जमशेद ने वफा का हाथ पकड़ा और वहाँ से भागा। चाबी उठाई और अभी अस्पताल के दरवाजे पर ही था जब गाजी ने गुस्से से फायर कर दिया। अब्बू, मैंने पंचायत से बात कर ली है, आप जमशेद को राज़ी करें, आपकी बात मान जाएगा। जवेद ने काफ़ी देर चुप रहकर अपनी बात शुरू की। मुझे लगा था तुम शायद मेरे या अपने बेटे के लिए आए हो, पर नहीं, तुम तो अपनी लालच के लिए आए हो। अपना किया जिससे 2 ख़ानदान तबाह हुए, उसको ठीक करने। और वो अस्पताल जो दोनों इलाकों के बीच में बनाना है, उसमें मरीज़ों के लिए रुपये दौलत के लिए आए हो। मैं जमशेद से कभी इसकी ख्वाहिश के बिना किसी बात पर उसको राज़ी नहीं करूँगा, और ना ही तुम्हारा इन कामों में साथ दूंगा। हाकिम अली ने हुक्के का कष्ट अधूरा छोड़ा और चारपाई से उठकर चला गया। मगर अब्बू, मैं पंचायत में ज़ुबान दे चुका हूँ। जवेद ने पीछे से आवाज़ लगाई। वो तुम्हारा मसला है, मुझे तुम्हारी शक्ल और नहीं देखनी। मेरे लिए मेरा बेटा मर गया, कल चले जाना। हाकिम अली ने हतमा फैसला सुनाकर अंदर जाना मुनासिब समझा। जवेद कितनी ही देर सोचता रहा। अब अगर वो ज़ुबान से मुकर जाता तो बहुत ज़िल्लत होती, तो इसने फ़ोन निकाला और कॉल करने लगा। बाइक रोको, तुम्हें गोली लगी है, ज़ख्म गहरा हो जाएगा। तूफान ने जमशेद के कंधे पर हाथ रखकर कहा। ये ज़ख्म आम से हैं, मुझे महसूस नहीं होते। जमशेद ने बाइक इसके घर के सामने रोक दी। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फ़र्ज़ है मदद करना। अंदर आओ, इस पर बहस मत करना, चलो मेरे साथ, पट्टी करवा लो। तूफान ने उतरकर बाइक एक साइड से पकड़ ली थी। डॉक्टर बॉस प्लीज़, जमशेद ने नज़रें दूसरी जानिब करके लातल्लुकी से कहा, पर वो ज़िद्दी थी। ओके फाइन, चले आप, मैं आ रहा हूँ। वो इसकी ज़िद पर चुप हो गया। साथ चलो मेरे, मुझे ज़िद्दी पेशेंट बिल्कुल पसंद नहीं। वफा उसको साथ लेकर घर के अंदर दाखिल हुई। पंचायत में हुई बात से मुकरने पर सारी बात खराब होनी थी, लेकिन माई सरकार को ये कभी मंजूर ना था वो दुश्मनी में अपनी घर की बेटी को हरा दे, इसका मान ख़त्म करें। जवेद की हरकत का पता चलते ही माई सरकार ने प्रीसी को अपने कमरे में बुलाया था। वो उससे कोई बात करना चाहती थी, मगर रात की इस पहर वो थोड़ी परेशान थी। पता नहीं प्रीसी माने या इनकार कर दे, पर यह सब होना अब बहुत ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम, आपने बुलाया? वो अंदर दाखिल हुई और चलते हुई माई सरकार के बिस्तर पर उनके बराबर आकर बैठ गई। हाँ मेरी बेटी, मैं ठीक हूँ, पर आज बहुत परेशान हूँ। मैंने एक फ़ैसला लिया है तुम्हारी ज़िंदगी का, बहुत बड़ा फ़ैसला, और तुमको बताना चाहती हूँ, पूछना चाहती हैं। माई सरकार ने उसको अपने पास लेटा लिया। हाँ जी बोले, आपकी हर बात मुझे मंजूर है। प्रीशा ने प्यार से उनका हाथ थामा। प्रीशा, मैं आपकी शादी का फ़ैसला किया है, और बहुत सोच समझ कर ये सब तय किया है। माई सरकार की बात पर वो एकदम उठ गई। मेरी शादी? प्रीशा ने आधी बात कही। हाँ प्रीशा, आपका निकाह मैं दिलदार से करना चाहती हूँ। मेरा पोता पति का जोड़ बहुत प्यारा है, मैं आपको बाहर किसी को नहीं दे सकती। कोई आपको इस तरह खुश नहीं रखेगा जैसे दिलदार। माई सरकार की बात थी या क्या? वो फटी आंखों से देखती रह गई। इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसके दिमाग में दिलदार की बात थी कि वो किसी को पसंद करता है।
ایسے میں وہ کیسے؟ مائی سرکار مگر دل تو شاید۔ وہ چپ ہو گئی۔ پریسی دلدار کی طرف سے ہاں ہے بیٹا، آپ اپنا بتائیں تاکہ میں کل ہی آپ کا نکاح کر کے فارغ ہو سکوں۔ مائی سرکار نے اس کو پیار سے سب سمجھایا۔ پریسی کے پاس سوائے ہاں کے کوئی جواب نہ بچا تھا۔ وہ اندر سے پریشان تھی، دلدار کی محبت تو کوئی اور ہے۔ ادھر فجر کی اذان ہوئی، ادھر پریسی خان اب زوجہ دلدار خان بن گئی تھی۔ نکاح صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کیا گیا تھا۔ مائی سرکار کو اپنی سیاست اور اپنی عزت دونوں کو بڑا مان تھا، اور وہ ایک ایسے دشمن خاندان پیچھے اپنی عزت کا جنازہ نہیں نکال سکتی تھی۔ سارے معاملات راتوں رات طے ہونے تھے، اور ادھر نکاح بھی ہو گیا۔ دلدار کی خوشی ساتویں آسمان پر تھی۔ وہ اس کو حاصل کر چکا تھا جس سے محبت تھی، مگر پریسی اس نکاح سے پریشان تھی۔ وہ صرف دلدار کی محبت کا سوچ رہی تھی۔ کوئی لڑکی یہ برداشت نہیں کر سکتی اس کے شوہر کے دل میں کوئی اور ہو، مگر پریسی کو یہ بھی ڈر تھا، پتہ نہیں دل کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ نکاح کے بعد سے دونوں ملے نہیں تھے۔ پریسی نے خود کو اپنے کمرے میں قید کر لیا تھا، اور دلدار سارے علاقے میں مٹھائی بانٹ رہا تھا۔ تمہارے بازو پر یہ کٹ کیسے ہیں؟ وفا نے پٹی کا گولا گھماتے ہوئے پوچھا۔ بچپن کی یادیں ہیں، جمشید نے سرد آہ بھری۔ کافی پیو گے؟ وفا نے پٹی کو گانٹھ لگا کر پوچھا۔ وہ اس کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ کچھ تو رب سا ہو رہا تھا۔ بنا رہی ہو تو ضرور، پر اس وقت میرا یہاں رکنا ٹھیک ہے؟ کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کو، ورنہ آپ کی وہ دوست مسلسل ادھر دکھ رہی ہے، جمشید نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا۔ وفا نے کونے میں چھپی تمنا کو دیکھا اور اپنا ماتھا پکڑ لیا۔ یا اللہ، یہ بابا کی جاسوس ہے، ہماری ہمسائی تھی امریکہ میں۔ اوہ اچھا، تو یہ بھی امریکہ سے ہے؟ وفا کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی، جمشید بول پڑا، اور وہ ہنستی گئی۔ پہلی ملاقات کی وہ بات یاد دلا کر وہ اس کو دیکھتا رہ گیا۔ جی تو ویورز، ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔